आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी, सरमायाकार सरगर्म, शेयर्स की रिकॉर्ड खरीदारी। इंडेक्स 1258 पॉइंट से इजाफे से 80,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 80,059 की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंचा। स्टॉक मार्केट ने नया संगे मील अबूर कर लिया। जबरदस्त तेजी के बाद मार्केट में चढ़ाव का रुझान है। मार्केट की सूरत हाल जानते हैं अयाज राना से। जी अयाज, बताइएगा करंट इंडेक्स कहां पर ट्रेड कर रहा है? बिल्कुल, अगर हम बात करें आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है। जुम्मे के रोज़ 2 सेशंस में मार्केट होती। पहले सेशन का अब तक अख्ताम हुआ और मार्केट के अंदर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल अगर हम कहें तो आज की थी, जब सुबह हमने देखा कि मार्केट में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का जब इजाफा हुआ और मार्केट ने नया संग मील जो है वो अबूर करते हुए 80,000 का नया बेंचमार्क जो है वो कायम किया। लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि एकदम जो मार्केट के ऊपर है एक प्रेशर बिल्डअप हुआ। मार्केट में मुनाफा के खातिर जो लोगों ने शेयर्स को बेचने का सिलसिला शुरू किया, तो उसके बाद से अब जब मार्केट अपने पहले सेशन के अख्ताम पे पहुंची है तो 105 पॉइंट्स का जो है वो कमी देखी जा रही है 100 इंडेक्स के ऊपर। ये बात बड़ी ज़बरदस्त देखने में ये आई कि मार्केट में जहां हमने मुसलसल तेज़ी देख रहे थे बजट के बाद से, लेकिन अचानक जब 80,000 का जब बेंचमार्क आया उसके बाद से मार्केट के ऊपर जो है अब एक प्रेशर बिल्डअप है। मार्केट में कौन कौन सी ऐसी खबरें चल रही हैं जिसको ऊपर मार्केट को जो ये सहारा दिए। मेरे साथ इस वक्त जावेद खनानी मौजूद हैं, ज़रा उनसे ही जानते हैं। जावेद भाई, 80,000 पे पहुंच गया, नया बेंचमार्क बना, लेकिन उसके बाद एकदम से मार्केट पे ये प्रेशर क्या है, क्या वजूहात बनी? कोई खबरें भी सामने आ रही हैं क्या? खबर तो कोई ऐसी नेगेटिव नहीं है सामने। जैसा बजट के बाद देखा होगा, मुस्तकिल जितने भी सेशन हुए मार्केट में उसमें तकरीबन 6,000 पॉइंट से ज़्यादा की जो रिकॉर्ड इजाफा हुआ था। आज भी तकरीबन 1200 पॉइंट ऊपर होने के बाद जो मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आई है, मुझे तो इसी वजह लगती है कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से लोगों ने अपना ये जो माल बेचना शुरू किया ताकि ये थोड़ी सी मार्केट नीचे डिप हो तो दोबारा से अपनी एंट्री दे सके। मार्केट की बात करें तो 2017 की जो बात आ रही है हमारे सामने, जहाँ हमने देखा था कि मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन था वो $100 बिलियन के करीब थी उस वक्त मार्केट। तो आज 80,000 पे पहुंचने के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 10 बिलियन के करीब रुपीस की बताई जा रही है। तो क्या फ़र्क देख रहे हैं और क्या एक अहम वजह भी बताई जा रही है कि जो मार्केट में तेज़ी बनी है वो इस वक्त कैपिटल गेन टैक्स से बचने के लिए लोग भी ज़्यादा कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं? जी, ये 30 जून से पहले जो मार्केट कैपिटल गेन टैक्स है वो स्टेप बाय स्टेप है। जैसे 5-6 साल पहले आपने ख़रीदा तो उस पर आपको अब कोई गेन नहीं है या 2.5% है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा है। लेकिन 2 साल तक से जो आपने किया है वो 15% है। और अब ये जो 30 जून नए साल जो शुरू होगा 1 जुलाई से, उसमें तो स्टेट कर दिया गवर्नमेंट ने कि आप जब भी लो, जितने साल भी हो, आपको 15% ही टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स। और जहां आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की तो वहां हम जो हमारी जो मार्केट की कैलकुलेशन है, डिविडेंड बोनस, एक्स डिविडेंड बोनस वगैरह होता है, तो हमारे यहाँ रेट तो जैसे हम कैलकुलेशन के हिसाब से कम हो जाते हैं, लेकिन उसका जो रेट जो इंडेक्स वेटेज है उसका रिफ्लेक्शन नहीं आता। यही वजह है कि वो मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको पूरा 2017 की मिल रही है अभी भी। ठीक, जैसे जावेद भाई ने हमें बताया कि सबसे अहम वजह एक अभी जो सामने आ रही है, जो मार्केट के अंदर कैपिटलाइजेशन जो बढ़ने की वजह सामने आ रही है, उसकी सबसे अहम वजह यह है कि 30 जून के बाद से जो है वो कैपिटल गेन टैक्स का जो निफाज है अगर वो लागू हो जाएगा और उससे कबल जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी उनके ऊपर जो दर्जा व दर्जा जो उसके ऊपर एक 2 साल का 3 साल की कैपिंग थी वो ख़त्म कर दी जाएगी 30 जून से। तो अब तक जो मार्केट में 30 जून से कबल जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी उनके ऊपर 2 से 2.5% और 5% का जो कैपिटल गेन टैक्स है वो अदा करना होगा। और 30 जून के बाद से जब नया जो बजट आया उसके अंदर जहाँ से कैपिंग हटाई गई है, तो मार्केट की जो भी जो भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी उसके ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्स देना होगा वो फ्लैट रेट 15% का जो है वो लागू कर दिया गया है। चाहे आप 1 साल के अंदर बेचें, चाहे आप 2 साल में बेचें या आप लेके फ़ौरन बेच दें, जो कैपिटल गेन टैक्स है उसकी जो फ्लैट जो फीसद है वो 15% जो है वो 30 जून के बाद से लागू नहीं। और उससे कबल हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक तेज़ी थी। अगर पिछले रोज़ की बात करें, जो गुज़िश्ता रोज़ था, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बाइंग जो हमने देखी और वो हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स की जानिब से जो है वो फंड्स में जो उनकी है कैपिटलाइजेशन या उनकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा थी, उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, वो मार्केट के अंदर जो है वो इस वक्त सहारा बनती हुई नज़र आई। आज सुबह की अगर हम बात करें तो वही तसलसल जो है उसके बाद हमने देखा कि 2000 पॉइंट जो पीछे थे उसके बाद से मार्केट के अंदर जो है वो तेज़ी बनी और मार्केट 80,000 की सतह पे पहुंची। उसके बाद देखा यही जाता है कि जब मार्केट के ऊपर जब नया रिकॉर्ड हाई बनता है उसके बाद से जो है वो जो सरमायाकार
आ रहे हैं मुनाफे के खातिर जो है वो मुतारिक होते हैं और उसके असूल के लिए शेयर्स को बेचने का सिलसिला जब शुरू होता है तो मार्केट के अंदर वो तेज़ी जो है वो यकीनन मंदी की तरफ बदलती है। वही कुछ अभी हमने देखा आज जुम्मे के रोज़ जो पहला सेशन का जब इख्तिताम हुआ तो 100 इंडेक्स पे अब तक 105 पॉइंट्स की जो है वो नेगेटिविटी हम देख रहे हैं 100 इंडेक्स के ऊपर, और 79,000 के ऊपर जो 78,000 के ऊपर इस वक्त जो है वो 100 इंडेक्स जो है वो ट्रेड हम होता हुआ हमको नज़र आ रहा है। पर उम्मीद है सरमायाकार, उनका कहना है कि अगर हम बात करें रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से जो खासकर सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट अब जो निकल के रियल इस्टेट सेक्टर से जो कहा जा रहा है वो अब जो है वो कैपिटल मार्केट के अंदर आ रही है। साथ साथ अगर हम बात करें जहां फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जहां लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी उसके अंदर भी जहां हम देख रहे हैं कि वाज़ेह तौर पे हुकूमत की जानिब से और स्टेट बैंक की जानिब से ये बात आ चुकी है कि दर्जा बदर्जा बतरतीज तरीके से जो है वो शरह सूद में कमी आएगी। उसको भी देखते हुए जो है वो तेज़ी से जो हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है फिक्स डिपॉजिट से निकल के वो स्टॉक मार्केट की तरफ आ रही है और लोग अब चाह रहे हैं कि जो उनकी इस कीमत जहाँ इस वक्त हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट को, क्योंकि दूसरे जितने सेक्टर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी इस बजट के अंदर प्रेशर देखा गया और उसके ऊपर हुकूमत की जानिब से टैक्सेस का नफाज है। वाहिद वो ये मार्केट है जिसके अंदर टैक्स की शरह की कैपिंग तो ख़त्म की गई लेकिन उसकी शरह को नहीं बढ़ाया गया, जिसकी वजह से एक जो चार्म नज़र आ रहा है या एक नया एवेन्यू अगर आप समझें सरमायाकारों के लिए वो स्टॉक एक्सचेंज को ही समझा जा रहा है। ख़ास करके रियल इस्टेट सेक्टर और जो फिक्स डिपॉजिट में जो काम करते हैं लोग, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से निकल के जो है वो लोग चाह रहे हैं कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। उसी का रिफ्लेक्शन इस वक्त मार्केट दिखा रही है। साथ साथ इस वक्त तक अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। साथ ही अगर ये बैरून मुल्क से इसके ऊपर अगर सरमायाकारी मज़ीद बढ़ती है तो मार्केट के अंदर अभी भी पोटेंशियल मौजूद है कि वो 80,000 की भी बेंचमार्क से आगे जा सकती है। तो जो माहिरीन है उनका यही बताना है कि मार्केट के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। अगर हम प्राइस ऑफ अर्निंग की बात करें तो अब भी उसकी जो है वो 4 से 5 पी के दरमियान बताया जाता है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर हम बात करें तो वो पी की अगर बात की जाती है जो प्राइस ऑफ अर्निंग है वो तकरीबन 14 से 15% होती है। लेकिन हमारी मार्केट में अभी भी इतना पोटेंशियल मौजूद है कि उसके अंदर प्राइस ऑफ अर्निंग की भी गुंजाइश मौजूद है, उसके अंदर मुनाफा हासिल किया जा सकता है और साथ ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की भी अभी गुंजाइश मौजूद है, जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन है हम मार्केट के अंदर देख रहे हैं। दूसरे सेशन का आगाज़ होना है नमाज के बाद, 2:30 बजे के बाद मार्केट दोबारा रीओपन होगी, दोबारा से सरमायाकार मुतारिक होंगे। अब तक जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जब हम देखते हैं कि पहले सेशन के अंदर जब मार्केट के ऊपर प्रेशर होता है तो उसके बाद जब दूसरा सेशन अगर शुरू होता है तो मार्केट के अंदर यकीनन अब जो प्राइस के अंदर जो स्टॉक्स मौजूद थे उसके लिए अब एक चार्म मौजूद है, इस पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इस वक्त दोबारा से सरमायाकार मुतारिक होते हैं, अच्छी कीमत देखने के बाद उसके अंदर इन्वेस्टमेंट देखी जाती है और मार्केट दोबारा से पॉजिटिव जोन की तरफ यानी ग्रीन जोन की तरफ हमें जाती हुई नज़र आती है। तो अब लगता यही है कि जब दोबारा कारोबार का आगाज़ होगा दूसरे सेशन के अंदर तो यकीनन मार्केट जो है हो सकता है, क्योंकि मार्केट है इसके लिए कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, मार्केट इसी तरीके से ट्रेड करती है। तो लगता है कुछ माहिरीन का ऐसा ही कहना है कि मार्केट जब दोबारा से अपना कारोबार का आगाज़ करेगी तो वो एक अच्छे जोन में या ग्रीन जोन में आज कारोबार का जो है वो इख्तिताम हो सकता है, क्योंकि अगले 2 रोज़ अब छुट्टी है और ईद की बाद से जब अगर हम देखें तातुलात के बाद 2 दिन कारोबार हुआ है, आज आखिरी रोज़ है, 2 सेशन में मार्केट को होना है। तो वो लगता यही है माहिरीन की जानिब से जो बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बान की छुट्टियां ख़त्म मगर सेक्रेटेरिएट में दूसरे रोज़ भी सन्नाटा है। 70% से ज़ायद मुलाजमीन गैर हाजिर हैं। गुज़िश्ता रोज़ दफातर खुलने के बावजूद अफसरान की गैर हाजिरी से निज़ाम मुतासिर। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे आज़ाद नूरियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सन सूबे का दारुल खुलफा सन सेक्रेटरीट, जहाँ पर देखा जाए तो ईद की छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद आज दूसरा रोज़ है, लेकिन आज दूसरे रोज़ भी मुलाजमिन की हाज़िरी जो है ना होने के बराबर है। मजमूई तौर पर 70% से ज़्यादा जो मुलाजमिन जो है यहाँ पर गैर हाज़िर हैं। तमाम तर दफातर जो हैं 46 महकमे हैं जिनमें मुकम्मल तौर पर सन्नाटा छाया हुआ है। जो साइलिन है उनकी आमद का सिलसिला तो जारी है, वो यहाँ पर आ रहे हैं काम के सिलसिले में, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर मुलाजमिन होने के बाद जो है पूरे सन सेक्रेटरीट का जो इंतजामी निज़ाम है वो डामाडोल बन चुका है और बुरी तरह से मुतासर होने लगा, जिसमें कई ऐसे महकमे हैं जिनके एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज़ हैं जो कि 21 ग्रेड के वो भी नहीं पहुँच पाए हैं। इसके अलावा 20 ग्रेड के सेक्रेटरीज़ हैं, स्पेशल सेक्रेटरीज़ हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज़ हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज़ हैं, सेक्शन अफसरान हैं और दीगर जो लोअर ग्रेड के मुलाजमिन वो भी शामिल हैं। वो ईद की छुट्टियाँ मनाने के लिए अपने प्यारों के साथ तो गए थे, लेकिन उनकी वापसी ताहल नहीं
आपसी ताल्लुक नहीं है। ये वो है जो देहात के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनकी ड्यूटियाँ यहाँ पर संत सेक्रेटरी मौजूद हैं। लेकिन वो ईद की छुट्टियाँ जो सिंध हुकूमत ने 17 से 19 जून तक की थी, लेकिन 19 जून के बाद में ये छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी है। लेकिन 20 जून को दफ़ातर खुल चुके हैं, लेकिन मुलाजिमीन ताल यहाँ पर नहीं पहुँचे। संत सेक्रेटरी के अंदर कई ऐसे महकमे हैं जिनमें मुलाजिमीन की जो है अदम जो मौजूदगी नहीं है, उसके बावजूद बाला हुक्म ने उन मुलाजिमीन के हवाले से किसी किस्म की कार्रवाई का ऐलान नहीं किया, किसी किस्म का कोई नोटिस ताल नहीं लिया गया है। जी, सेफ सिटी मंसूबे पर काम तेज। आइंदा हफ्ते सीसीटीवी कैमरों की शिपमेंट आ जाएगी। फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने के लिए राइट ऑफ वे की एनओसी लेने की तैयारी कर ली। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास मुराद अली शाह ने कहा, इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल हरीपुर से रवां हफ्ते आना शुरू हो जाएंगी। शहर में स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी। कराची के जिस इलाके में स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा हो, वहाँ पुलिस अफसरान को जवाबदेह किया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, ये बड़ा अहम इजलास हुआ है वज़ीर आला हाउस में, यहाँ पे ख़ास तौर पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से, जिसमें सूबाई गुजरा थे शर्जील नाम मेमन, वज़ीर दाखिला ज़हूर हसन रंजात, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम IG सिंध इस तमाम इजलास में शरीक थे। S4 मनसूबा जो है जिसका गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध ने इफ्तिताह किया, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने कहना है कि सेफ सिटी के लिए इस माह के आखिर में ही CCTV कैमराओं की शिपमेंट आ जाएगी। फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाने के लिए राइट ऑफ वे की NOC भी ली जा रही है, और उनका ये कहना था कि अब सेफ सिटी पर काम तेज करना चाहते हैं, और सेफ सिटी के लिए तमाम जो सहूलियात हैं वो फौरी तौर पर सिंध हुकूमत फराहम कर रही है। इस इजलास में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से वज़ीर आला सिंध को आगाही दी गई। IG सिंध की जानिब से एक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने भी इस ब्रीफिंग में हिस्सा लिया, जिसका कहना था कि पुलिस थानों के वो अब खुफिया दौरे कर रहे हैं, अचानक छापे मार रहे हैं, वज़ीर दाखिला का कहना था। और कच्चे के इलाकों में भी डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जारी है। ऑपरेशन में पुलिस रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसमें ये इजलास को बताया गया है कि ड्रोन कैमरों की ज़रूरत है। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ 14 ड्रोन कैमरे जो है वो सक्कर, गोटकी, कश्मीर को दिए गए। मजीद ड्रोन कैमरों की ज़रूरत है, तो जिस पे वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए मजीद ड्रोन कैमरे ख़रीदे जाएंगे। CTD की तश्कील 9 पर इस इजलास में बात हुई है, और बताया गया है कि CTD के रीजनल कॉम्प्लेक्स के लिए 2 अरब 80 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। तो बहरहाल इन तमाम मंसूबों पर इस इजलास में काफ़ी अहम फैसले किए गए हैं। अहम फैसले किए गए हैं। आजिज़ जमाली, आपका बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं, आसिफा भुट्टो जरदारी सिंध असम्बली पहुंच गई। आसिफा भुट्टो जरदारी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटने ऐवान पहुंची हैं। वज़ीर आला सिंध ने आसिफा भुट्टो को खुशामदीद कहा। आसिफा भुट्टो ने मेहमानों की गैलरी में बैठकर कार्रवाई देखी। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी हाँ, सिंध असम्बली का इजलास अभी तक जारी है। फिलहाल नमाज का वक्फा हुआ है। इससे कबल बीबी आसिफा के इजलास में पहुंची थी, तो उनका वालियाना इस्तकबाल किया गया। पहुंचने पर स्पीकर ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध ने उनको खुशामदीद कहा, बाकायदा ऐवान में तकरीर की और कहा कि बीबी आसिफा भुट्टो नवाब शाह से मुंतखब MNA है, और शहीद बीबी भी सिंध असम्बली के इजलासों में आया करती थी। आज आसिफा पहुंची हैं, उनको वेलकम करते हैं। आसिफा भुट्टो यहाँ पर पहुंची हैं। आज यहाँ अभी वक्फे दौरान सिंध असम्बली में जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह का केक भी काटा जाएगा। आसिफा भुट्टो यकीनन उस जो तकरीब है उसमें भी शरीक होंगी। स्पीकर अवैस कादर शाह ने अपोजिशन के अरकान को भी ये कहा है, दावत दी है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की केक की जो कटिंग है उसमें अपोजिशन के अरकान भी शरीक हों। ये केक कटिंग अभी तक हुई नहीं है। अब देखना यह है कि अपोजिशन के अरकान इसमें शरीक होते हैं या नहीं होते। लेकिन ये अहम बात है कि MQM के जमाल अहमद ने अपनी तकरीर के दौरान आसिफा भुट्टो जरदारी के सिंध असम्बली पहुंचने पर खुशामदीद कहा, और कहा
ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम कराची के मसाइल पे बात कर रहे हैं और आसिफा भुट्टो जो है वो ऐवान में मौजूद हैं। तो अभी आसिफा भुट्टो जरदारी सिंध असम्बली के में ही मौजूद हैं। असम्बली का इजलास तो फिलहाल मुलतवी हो गया है नमाज के वक्फे के लिए, लेकिन आसिफा भुट्टो सिंध असम्बली में मौजूद हैं। जी आजिज, आपका बहुत शुक्रिया। आसिफा भुट्टो जरदारी के सिंध असम्बली आमद पर वज़ीर आला सिंध का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। I want to welcome बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा। आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के दिन वो सिंध असम्बली आई। इट रिमाइंड्स मी ऑफ द डे when शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो as the Prime Minister of Pakistan had also attended a Sindh Assembly session. President Asif Ali Zardari was with Shaheed Mohtरमा at that time, and my father was chairing the session, and Qaim Ali Shah Sahab was the Chief Minister of Sindh at that time. So, sir, it reminds us of those days. We have welcome her here, and it's an honor for all of us, sir. सबके लिए ऑनर की बात है। जी सबके लिए ऑनर की बात है कि वो आई हैं, and also she is recently been elected by the people of Nawab Shah and opposed as a member of the National Assembly, and I have hope and I'm sure that she'll play a part in the Parliament. Thank you, sir. और आपको बताएं, वफाकी बजट पर एक्सपोर्टर्स ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। एक्सपोर्टर रफ़ीक सिद्दीकी कहते हैं वफाकी बजट में टैक्स देने वालों पर ही बोझ बढ़ा दिया गया। एक्सपोर्टर्स पर टैक्स आयद कर दिया तो ज़राई आमदनी पर भी टैक्स आयद होना चाहिए। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। नए माली साल का बजट आ गया है, उसमें बहुत सारे इकदाम लिए गए हैं। टैक्स मराहत ख़त्म की गई है और कहा है कि सेल टैक्स जिन अशिया पे नहीं था वो लगना चाहिए, लेकिन इसके क्या इम्पैक्ट हो गए जानते हैं। जो एक्सपोर्टर रफ़ीक सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं, हुकूमत ने सख्त फैसले लिए हैं बजट में, लेकिन एक मुतालबा किया था आपने ज़रिए इनकम पे, वो नहीं लगाया गया। देखिए अनफॉर्चुनेटली जो लोग टैक्स दे रहे थे उन्हीं के ऊपर बर्डन बढ़ा दिया गया है। जो लोग टैक्स नहीं दे रहे थे वो अभी तक खुले घूमेंगे। आज भी आपने फाइलर नॉन फाइलर को अलग अलग रखा हुआ है। आप नॉन फाइलर को ख़त्म करें, आप बोलें कि 100% बंदे को अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है। उसकी इनकम चाहे एग्रीकल्चर से हो, चाहे इंडस्ट्री से हो, किसी से भी हो, उसको जो उसकी साल की इनकम है उस पर टैक्स देना ही देना है। ये कहाँ की जस्टिफिकेशन है कि मैं इंडस्ट्री चला रहा हूँ तो मैं टैक्स दूंगा और मैं एग्रीकल्चर का काम कर रहा हूँ तो मैं टैक्स नहीं दूंगा। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी है। आपने एक्सपोर्टर तक के ऊपर आप टैक्स लगा दिए, तो आप क्यों नहीं इनकम पे टैक्स लगा रहे एग्रीकल्चर की, हमें नहीं पता। हमने देखा हर चीज़ के ऊपर टैक्स बढ़ाने की बात की है, लेकिन टैक्स नेट को ब्रॉडन करने के लिए हमने क्या इकदाम उठाए हैं हमें कुछ नहीं पता। आपने डिफरेंट रिलीफ्स ख़त्म कर दिए। समझ आती है पाकिस्तान इकॉनमी जो है वो इस वक्त इस काबिल नहीं है कि टैक्स रिलीफ दे सके अपनी आवाम को, लेकिन आप टैक्स नेट क्यों नहीं बढ़ा रहे? आप टैक्स नेट को बढ़ाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से टैक्स लें। देखें आज भी आपके पास सिर्फ 25 लाख टैक्स पेयर हैं। 25 करोड़ में से 25 लाख टैक्स देंगे तो आप देख सकते हैं कि हम जो टैक्स पेयर्स हैं वो और मुश्किल से मुश्किल में आते जाएंगे। आपने सुपर टैक्स भी बढ़ा दिया, आपने कॉर्पोरेट टैक्स भी बढ़ा दिया, आपने कैपिटल गेंस के ऊपर भी जो है वो स्लैब्स को ख़त्म कर दिए, वो भी 15% पे ले गए हैं। तो मेरा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मुतालबा है कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए जो करना है करें और आम आवाम जो है, गरीब आवाम है, उसको रिलीफ दिया जाए। जी जैसा कि आपने सुना, अहम तजावीज़ दिए कि बजट में जो इकदाम लिए गए हैं उसको सराहा भी है, लेकिन फिर एक सवाल उठाया है कि वो सबसे बड़ा सेक्टर जो एग्रीकल्चर इनकम है उसके ऊपर उसको फोकस नहीं किया गया है। कहा है कि फाइलर नॉन फाइलर का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, हर किसी को टैक्स लेना चाहिए और जो नॉन फाइलर नहीं है उसको फाइलर बनाने के लिए तमाम तर इकदाम उठाने चाहिए। जी वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी कराची के खानों के दिलदादा निकले। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सूबाई वज़ीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी के हमरा बंस रोड पर चटपटे कबाब से लुत्फ़अंदोज़ हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने धागा कबाब को बेहतरीन करार दे दिया। शाम यादगार बनाने पर सूबाई वज़ीर अली हसन जरदारी का शुक्रिया भी अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी ने कराची के खानों की तारीफ़ कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सूबाई वज़ीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी के हमरा बंस रोड पर चटपटे कबाब से लुत्फ़अंदोज़ हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने धागा कबाब को बेहतरीन करार दे दिया। शाम यादगार बनाने पर सूबाई वज़ीर अली हसन जरदारी का शुक्रिया अदा किया। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने ईद उल अज़हा पर अपनी टीम की कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। कहा 1.5 लाख टन अलाइशें उठाई गईं, गंदगी फैलाने पर 200 अफराद गिरफ्तार हुए। कुछ कुंजान आबाद इलाकों में अलाइशें उठाने में वक्त लगा। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन से।
बिल्कुल देखिए, कमिश्नर कराची हसन नकवी ईद की छुट्टियों में भी मुतहरिक दिखाई दिए। साथ ही साथ बात की जाए आलाइशें उठाने की तो वो भी काम भरपूर अंदाज में जारी रहा। अब ईद की छुट्टियों के बाद भी कमिश्नर कराची ने आराम करने का फैसला नहीं किया और 23 जून से जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का आगाज़ हो जाएगा शहर में। इसी सिलसिले में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कमिश्नर कराची हसन नकवी। अच्छा, आप क्या समझते हैं, आपकी टीम की कारकर्दगी जो ईद उल अज़हा पर नज़र आई, क्या इससे आप मुतमईन हैं? जी, मेहनत तो बहुत की है एंड उसमें कुछ उसका इम्पैक्ट भी हुआ है। आपको असरात शहर में नज़र भी आ रहे होंगे। तकरीबन 1.5 लाख टन के करीब आलाइशें उठाई गई हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, डीसी साहिबान ने तकरीबन कोई 200 के करीब लोगों को औफल या ओजड़ी काटने के ऊपर गिरफ़्तार किया है। काफ़ी इफ़ेक्टिव किस्म की कारकर्दगी इसमें रही है। लेकिन मेरे ख्याल में जिस किस्म का इसका स्केल है और जितनी कुर्बानी की जाती है पूरे शहर में, मेरे ख्याल में हमें इससे भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अच्छा हसन साहब, ओवरऑल ज़ाहिर है माजी में भी शहर के हालात देखे, ईद उल अज़हा के मौके पर जा बजा आलाइशें दिखाई देती थी। इस बार सूरत हाल काफ़ी बेहतर रही, लेकिन जो गुंजानाबाद इलाके हैं वहाँ पर थोड़े मामला मुश्किल रहे, क्या समझते हैं? ये जैसे मैंने कहा कि ज़ाहिर है कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे एक्सेस डिफ़िकल्ट हो जाती है। तकरीबन कोई 7,000 के करीब छोटी गाड़ियाँ सॉलिड वेस्ट ने एम्प्लॉय की थी, बहुत सारी सुजुकीज़ उन्होंने डिप्लॉय की थी। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे रीच आउट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, एक्सेस करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। रिमूवल डेफिनेटली हुआ है, मे बी अगर कहीं पे थोड़ा सा लेट हुआ हो, 2 घंटे बाद हुआ हो या 3 घंटे बाद हुआ, लेकिन अब तक मेरे ख्याल में तमाम शहर में आपको काफ़ी हद तक इत्मीनान बख्श किस्म की सफाई नज़र आ रही है। बिल्कुल देखिए, कमिश्नर कराची हसन नकवी मेरे साथ मौजूद थे। इस सिलसिले में ईद उल अज़हा पर जो इंतज़ामिया की कारकर्दगी है उसको तसल्ली बख्श करार दिया है और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि नौजवानों में खेलों की सरगर्मियों को उजागर करने के लिए 23 जून से शहर में स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आगाज़ हो जाएगा जो 30 जून तक जारी रहेंगी। जी, शहर में चिंची रिक्शों की भरमार, ट्रैफिक पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम करीमाबाद चौरंगी पे मौजूद हैं और शहर में अगर हम लोग रिक्शों की बात करें जो कि 9 सीटर हैं, उनकी तादाद में काफ़ी इजाफा हो गया है। शहरियों की शिकायत थी कि छोटे बच्चे जो है वो ये रिक्शा चला रहे हैं और ना उनके पास लाइसेंस है ना उनके पास कागजात हैं और सबसे अहम बात कि रिक्शे जो हैं वो रजिस्टर भी नहीं है। यहाँ पर एसओ साहब ने जो है वो एक रिक्शे को रोका है, बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? दानिश। क्या करते हो? रिक्शा चला रहे हो। कब से चला रहे हो? महीना होने वाला है। उम्र क्या है तुम्हारी? 15 साल। NIC लाइसेंस है? नहीं सर, ये इसके पास ना NIC है ना लाइसेंस है, क्या बनेगा इसका? किस तरह रिक्शा सील करेंगे, चालान करेंगे, क्या करेंगे? असल में इसकी उम्र कम है, कम उम्र का इसको मैंने चालान दिया और रिक्शा डिटेन किया है, रिक्शा बंद किया है मैंने। जब ये रक्षा चालान पेड करेगा तो रक्षा फिर इसको दे दूंगा। उम्र अच्छा सर, ये बताएं कि कम उम्र बच्चे जो है वो हम देख रहे हैं कि रिक्शा चला रहे हैं और इस तरह के वाकयात बहुत ज़्यादा रूनमा हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, ना लाइसेंस है ना NIC बने हुए हैं, जबकि बीच बीच में अड्डे वाले जो है वो पैसे भी लेते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? हम तो चालान ही देते हैं, कहीं ऐसा भी होता है कि हम रक्षा भी बंद कर लेते हैं 5 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन तक, जो हमारा अपना पावर है, रक्षा बंद कर लेते हैं। 8 दिन के बाद फिर आते हैं, चालान पेड करते हैं और रक्षा ले जाते हैं। देखिए बिल्कुल, करीमाबाद चौकी ने आज जो है वो इन रिक्शों के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू किया है और क्रैकडाउन का मकसद जो कम उम्र लड़के हैं जो चिंची रिक्शा चला रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं 9 सीटर, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करना है। तमाम करीमाबाद चौकी के SO हैं, वो हमारे साथ जो है वो मौजूद थे और हमसे जो है वो बात कर रहे थे। उनका यही कहना है कि इस तरह के जितने भी कम उम्र ड्राइवर हैं उनके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। जी। चेयरमैन न्यू कराची टाउन के दूसरे तैनात शुदा म्यूनसिपल कमिश्नर से भी इख्तलाफात सामने आ गए। म्यूनसिपल कमिश्नर ने अफसर को मुअत्तल करके दूसरे अफसर की तकर्रुरी की तो टाउन चेयरमैन ने 1 दिन बाद ही उस हुक्मनामे को मनसूख कर दिया। फंक्शनल लीग लेबर विंग मैदान में आ गई। अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, न्यू कराची टाउन की अगर बात की जाए तो जो मुंतखब नुमाइंदे हैं और म्यूनसिपल कमिश्नर हैं उनके दरमियान इख्तलाफात जो है वो म्यूनसिपल कमिश्नर की तब्दीली के बावजूद भी बरकरार हैं। ताज़ा जो इख्तलाफ सामने आया है वो कुछ इस तरीके से कि 13/6/2024 को
फैसल सगीर जो कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और कौंसल एम्प्लॉई हैं, 17 ग्रेड के अफसर हैं, इनको मुअत्तल किया गया म्यूनसिपल कमिश्नर की जानिब से। और साजिद हुसैन सिद्दीकी जो कि SCUG सर्विस 17 ग्रेड के अफसर हैं, उनको AEE B&R डिपार्टमेंट जो है वो तैनात किया गया। लेकिन सिर्फ एक दिन के वक्फे के बाद ही चेयरमैन न्यू कराची टाउन की जानिब से एक लेटर का इजरा किया गया, जिसमें ये कहा गया कि फैसल सगीर को जो है वो बहाल किया जा रहा है। ना सिर्फ ये कि उनकी मुअत्तली ख़त्म की गई, बल्कि उसके साथ साथ उनको ओहदे पर बहाल कर दिया गया और साजिद हुसैन सिद्दीकी को एक मरतबा फिर उस पोस्ट से हटा दिया गया। इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है फंक्शनल लीग, जो कि पहले भी इन मामलात पर आवाज़ उठा चुकी है। उसकी लेबर विंग, उसके नायब सदर हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद नजम रिजवी, उनसे बात करते हैं। नजम साहब, क्या मामला है ये? देखें रिजवान साहब, मादी के अंदर भी मैं एक प्रोग्राम में बोल चुका हूँ ना फैसल सगीर साहब के लिए कि उन्होंने चेयरमैन साहब को पता नहीं कौन से ख्वाब दिखाएं, और अभी आप इसकी ताबीर देखें कि एक लेटर निकलता है और एक दिन बाद ही जो है वो कैंसिल हो जाता है। पहले भी TMC चेंज कर चुके इसी मामलात के तहत कि इनकी बनी नहीं, और अभी ये नए TMC साहब आए हैं तो उनसे भी अब इसी मामलात पे नहीं बन रही। क्या चेयरमैन को ये इख्तियार हासिल है कि वो म्यूनसिपल कमिश्नर के लेटर को जो है वो रद्द कर सके? नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक जो है लोकल लेटर निकल चुका है कि आपके जो ये चेयरमैन वगैरह हैं वो दीगर मामलात में, जैसे जो गवर्नमेंट की तरफ से TMC लगाए जाते हैं उनके मामलात में नहीं बोल सकते। मगर यहाँ तो उनकी भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं ना, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये कुछ नहीं, ये 200 फाइलें 150 फाइलों का मामला है जो मादी में भी चलता रहा और अभी फिर निकल के आया है। आप ये देखें ना कि फैसल सगीर जो है वो ATM मशीन है, चेयरमैन साहब की ATM मशीन है, और वो सारे मामलात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वो तो आप इवन जो है लोगों को इदारों की तड़ियां भी देते हैं, किस बात पे वो तड़ियां देते हैं ये इनकी इंक्वायरी की जाए। अभी लेटर निकालते हैं TMC साहब और उस लेटर को जो है वो नील कर दिया जाता है, चेयरमैन साहब कर देते हैं, तो ये क्या मामला आते हैं? बिल्कुल, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमती रिट बरकरार रखने के लिए फौरी तौर पर इस मामले का जो है नोटिस लिया जाए, क्योंकि म्यूनसिपल कमिश्नर जो है वो सुपीरियर अथॉरिटी होता है और चेयरमैन की जानिब से उनके अहकामात को मनसूख करना किसी भी तौर कानून के दायरे में नहीं आता। जी, और आपको बताएं, आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इम्तहानात जारी हैं। गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन शाहराह लियाकत में विजिलेंस टीम के दौरे पर वालिदैन को बाहर निकाल दिया गया। वालिदैन कहते हैं मिन्नत करके थक गए, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला गया। City 21 की टीम पहुंची तो फौरन दरवाज़ा खोल दिया गया। मज़ीद जानते हैं फारान खान से। जी बिल्कुल, वुमेन गवर्नमेंट कॉलेज शाहराह लियाकत के बाहर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे 11वीं जमात के बॉटनी का पर्चा लिया जा रहा है। इंतज़ामिया की हडनमी जो वो बरकरार है, पेपर के वक्त से पहले जो वो पेरेंट्स को बाहर खड़ा किया जा रहा है। मीडिया की पहुँचते ही जो वो City 21 न्यूज़ के पहुँचते ही जो वो यहाँ पे जो वो इंतज़ामिया ने गेट खोल के फ़ौरन से जो वो पेरेंट्स को अंदर ले लिया। इस वक्त खातून भी हमारे साथ मौजूद हैं, अगर उनसे हम बात करें, मुझे बताइएगा कितनी देर से जो वो आप लोगों को यहाँ बाहर खड़ा किया हुआ था और कितनी सारी जो वो ख़वातीन मौजूद थी, और हमारे को देखते ही जो वो फ़ौरन इन्होंने आपको अंदर छोड़ दिया? पहले दिन से लोगों ने 9:45 तक तो हमें बाहर खड़ा करते इतनी शदीद गर्मी में, और अभी भी एक खवातीन जाके इनकी मिन्नतें करती है कि भाई अंदर बुला लो, अंदर बुला लो। हम तो यहाँ दीवार के साइड ही है ना, बच्चे तो चले गए। 9 बजे के बाद भी 9:20 9:30 तक कोई इनकी मतलब इनके चौकीदारों की भी मिन्नतें करते रहो। इतनी गर्मी में, शदीद गर्मी में हमें बाहर खड़ा किया हुआ है। एक औरत तो अभी डायबिटीज़ की थी, कहीं थी मैं तो बेहोश होने वाली हूँ, उन्हें हमने इस किसी तरीके से यहाँ बिठाया, और पता नहीं आप लोगों को देख के अब शायद बोला हो तो हमें बोला हो। और उस पर भी देखें, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो उन्होंने कहा कि हम गेट बंद कर रहे हैं। जब से यहाँ से पेरेंट्स का शिकवा भी है कि हमारे बच्चे जो वो अंदर इम्तिहानी मराकज़ के अंदर मौजूद हैं, शदीद गर्मी है बाहर, और इस तरीके से धूप में जो वो हमें खड़ा किया जाता है, मजबूरी है, बच्चों के पेरेंट्स की वजह से अंदर मौजूद रहते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो कि किसी भी बीमार भी हैं, कुछ इतनी गर्मी शिद्दत के अंदर बच्चों को बाहर खड़ा किया जा रहा है। जबकि ये वो मराकज़ है जिसका मैं अगर गेट दिखाऊँ तो यहाँ पर जो साहब बाहर मौजूद थे, वो जो उनका यही कहना है कि अंदर विजिलेंस टीम आई हुई है, इसलिए हम जो वो पेरेंट्स को अंदर नहीं छोड़ रहे, और जैसी विजिलेंस टीम जाएगी हम उनको जो वो अंदर छोड़ देंगे। अब से कुछ देर पहले ही जो वो यहाँ पर पेरेंट्स की बड़ी तादाद बाहर मौजूद थी, और हमारे पहुँचते ही जो वो यहाँ पे जो वो गेट खोल के पेरेंट्स को फ़ौरन से अंदर छोड़ दिया गया है। यही रवैया है, 11वीं जमात का बॉटनी का पर्चा जारी है। पेरेंट्स को जो वो सख्त गर्मी के अंदर जो वो सेंटर इम्तिहानी मराकज़ के जो वो बाहर खड़ा किया जा रहा है। जी।